स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का। और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस में इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। और पहले भी हम इसके बारे में काफ़ी बातें कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का क्या आपस में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर जो जो प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं और प्रेसिडेंट्स हुए हैं उनके आपस में किस प्रकार के संबंध थे, इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में कर लिया था। आज हम थोड़ा सा और चीज़ों को बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे कि जैसे हमारे यहाँ आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारे यहाँ गठबंधन की सरकारें बहुत चलती हैं। तो जब गठबंधन की सरकार चल रही होती है तो उस वक्त में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रोल में की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में की फंक्शनलिटीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, उसको आज हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ इसमें आते हैं, क्या किस तरीके से बातें आगे बढ़ती हैं, उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, पीएम की, तो एक चीज़ तो आपको अच्छी तरीके से पता है जिस पे हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं कि आर्टिकल 74 जो है ये कहता है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्रिपरिषद होगी। और इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, हेड जो होगा कौन होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, और ये समय समय पर क्या करेगी, सलाह देगी किसको, प्रेसिडेंट को, मंत्रिपरिषद। और क्या सलाह दे रही है, कैसे दे रही है, उस पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है। और आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो भी यही होगा कि क्या जो ये सलाह दी जा रही है, जो एड एंड एडवाइस दी जा रही है किसको, प्रेसिडेंट को, वो क्वेश्चन किया जा सकता है या उसको नहीं किया सकता। और दूसरी चीज़, क्या वो बाध्यकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंट में ये सिनारियो है कि ये बाध्यकारी सलाह होती है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि ये सलाह बाध्यकारी है या नहीं है, इसको हम अपने सेकेंड पार्ट में आज के लेक्चर के करेंगे। ठीक है, तो 74 ये कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए और वो क्या करेगी, सलाह देगी, सहायता करेगी किसकी, राष्ट्रपति की। उसके बाद 75 में ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर भी राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत ही सारे मंत्री वगैरह मिनिस्टर्स जो होते हैं वो अपने पोस्ट पर रहते हैं। हालांकि सलाह किसकी रहती है, प्रधानमंत्री की रहती है, तो जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे तब तक वो रहती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा आंसर रहेगा कि प्रसाद पर्यंत किसका रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। ठीक, उसके अलावा सारे जो कार्य होते हैं वो किसके नाम पर होते हैं, भारत सरकार के, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। भले ही इसको करता कौन है, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद करता है, लेकिन वो सारे कार्यवाही, कार्यपालिका की जो होती है वो किसके नाम से होती है, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है। ठीक है, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी बातें चल रही होती हैं और राष्ट्रपति के आधार नाम पर ये सारी काम चल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बात बनती है कि चूंकि सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर हो रहे हैं तो सब कुछ जो सलाह वगैरह है वो बाध्यकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से अल्टीमेटली हो रहा है तो राष्ट्रपति को अपनी बात का रखने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, आर्टिकल 78 ये कहता है, आर्टिकल 78 ये कहता है कि जब भी प्रधानमंत्री कोई कार्य करेंगे, कुछ भी नियम कानून बनाएंगे, कोई बिल ले आएंगे, तो उसके बारे में किसको जानकारी देंगे, उसके बारे में प्रेसिडेंट को जानकारी देंगे। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सारे जो कार्यकलाप किए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी किसको दें, उसकी जानकारी प्रेसिडेंट को दें। ठीक है, उसकी जानकारी प्रेसिडेंट को दें। देखिए, एक चीज़, छोटी सी बात मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्लास इंटरेक्टिव नहीं हो पाती ये इस तरीके से, लेकिन आप एक सीरियस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसका सिलेबस एक बहुत बड़ा, एक पहाड़ जैसा सिलेबस है। और दो चीज़ें होती हैं, या तो आप स्टूडेंट को आप इंटरेक्ट करने के लिए उनको जोक वगैरह सुनाते रहिए, वो आपके पास जुड़े रहेंगे,
आपकी क्लास बढ़िया से चलती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आप ना पूरा कोर्स कवर करा पाएंगे, ना सारे टॉपिक कवर करा पाएंगे, ना वो कंसंट्रेशन बन पाएगा। और एक एज अ टीचर तो आपकी क्लास में स्टूडेंट खूब ढेर सारे मिल जाएंगे, लेकिन एज अ रिज़ल्ट वो हमेशा ज़ीरो ही रहता है, वो हमेशा ज़ीरो है। ये एक सीरियस एग्ज़ाम है यूपीएससी में, जो आप जब आप आईपीएस सेलेक्ट होके जा रहे हैं तो वहाँ पर आप देश को चलाने के लिए जा रहे हैं, और देश कोई जोक वगैरह से नहीं, इंटरेक्शन वगैरह, वहाँ पर चीज़ों को समझना रहता है। और ये इतने बड़े टॉपिक हैं जिनको समझने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए एक सीरियसनेस बना के ही क्लास करिए, जिससे कि जो भी टॉपिक आ रहा है उसको कवर किया सके। सिलेक्शन उसी का होता है जब इन सब चीज़ों को जो बिल्कुल सीरियसनेस लेता है। जोक वगैरह कैसे होते हैं, मान लीजिए जैसे ऑफलाइन अगर आप क्लास में हैं तो ऑफलाइन में 2-3 घंटे की क्लास लगातार चल रही है, 2-3 घंटे की क्लास चल रही है, सामने आपको स्टूडेंट दिख रहे हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ से एक आधे घंटे पे थोड़ा बहुत ह्यूमर आ जाता है। लेकिन ऑनलाइन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, सामने स्टूडेंट दिख नहीं रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको इसीलिए क्लास की टाइमिंग छोटी रखी जाती है, 30 से 60 मिनट ही, जिससे क्या हो सके, जिससे आप अपना कंसंट्रेशन को बनाए रख सकें। और जो भी टॉपिक चल रहा है, यहाँ पे कोई ब्रेक वगैरह वाली तो कहानी है नहीं, तो जो भी टॉपिक चल रहा है उसको आप पूरा कवर करते हुए चलें, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 74 से लेकर 78 तक इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बताई गई हैं। लेकिन अब हम किस टॉपिक पे आते हैं, अपने अलायंस के टॉपिक पे आते हैं, गठबंधन के, कि जब भी देश में गठबंधन की सरकार होती है तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कार्यप्रणाली पर क्या परिवर्तन आ जाता है, किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं। देखिए, अभी जैसे मान लीजिए किसकी गवर्नमेंट चल रही, मोदी साहब की गवर्नमेंट चल रही है, इसमें एनडीए की सरकार मान लीजिए चल रही, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की। अब प्रेजेंट में 2 बार से क्या हो रहा है, मोदी जी को क्या मिल जा रहा है, मेजॉरिटी मिल जा रही है, बीजेपी को मेजॉरिटी मिल जा रही है, फिर भी एनडीए चल रही है। लेकिन 2014 से पहले आप चले जाइए, ठीक है, 2014 से 1990s के टाइम से, राजीव गांधी को जब अंतिम बार बहुमत मिला था तब से आप उसके बाद चले जाइए, कभी भी क्या होता था, किसी भी पार्टी को लोकसभा में किसी भी पार्टी को क्या हो रहा था, मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी। अब मेजॉरिटी नहीं मिल रही से तो क्या होगा, एक कोई बड़ा पार्टी होगी, एक कोई बड़ी पार्टी होगी, कोई भी हो सकती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, समाजवादी पार्टी जो उस समय सबसे ज़्यादा नंबर लाई हो, आम आदमी पार्टी हो, और कुछ छोटे छोटे दल होंगे, कुछ छोटे छोटे पार्टीज़ होंगी जिनकी किसी, मान लीजिए ममता दीदी की वेस्ट बंगाल में मान लीजिए 12 सीटें हैं, डीएमके की सीटें तमिलनाडु में मान लीजिए 8 सीटें हैं, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की मान लीजिए झारखंड में कुछ 5-6 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी की मान लीजिए 7 सीटें, तो ये, और इनकी मान लीजिए मेन पार्टी जो है उसकी 100 सीटें हैं। तो ये सब क्या करेंगे, आपस में मिल बैठेंगे और कहेंगे चलो अब हम चलते हैं, और अब हम लोग साथ में मिल गए हैं, अब हम लोग पास एक प्रॉपर नंबर आ गया है, और अब हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो इसी तरीके से तो अलायंस बनता है। तो अलायंस ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो क्या रहता है कि मान लीजिए इलेक्शन की घोषणा हुई, ठीक है, इलेक्शन की घोषणा हो जाती है कि हाँ अब चुनाव होने वाले हैं इस स्टेट में या सेंटर में, तो पार्टीज़ क्या करती हैं, इलेक्शन से पहले ही कोalition कर लेती हैं, गठबंधन अपना बना लेती हैं। जैसे जब यूपी में इलेक्शन होने वाले थे पिछली बार, जब लोकसभा का इलेक्शन था, तो एसपी और बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, जो एकदम से धुर विरोधी पार्टियां, ये भी साथ में आ गई, किसके लिए, जिससे कि बीजेपी को रोका जा सके। उससे पहले जब वहाँ पे विधानसभा हुआ था तो एसपी और कांग्रेस साथ में आ गए थे। इसी तरीके से महाराष्ट्र में हमेशा से, कि अब तक क्या होता आया था, अभी की नहीं सोचते, पिछले इलेक्शन जो हुए थे तब तक शिवसेना और बीजेपी का हमेशा कोalition रहता था। तो इस तरीके से क्या होता है, एक गठबंधन तो होता है जो चुनावों से पहले बन जाता है। दूसरा गठबंधन किस तरीके से हुआ है, अब मान लीजिए इन दोनों ने इलेक्शन लड़ा, फिर भी इन दोनों के साथ में मेजॉरिटी नहीं आ पाई, कुछ सीटें कम रह गई, तो चुनाव के बाद में कुछ दल साथ में आएंगे, तो अब जब साथ में आएंगे तो नंबर आएगा तो सरकार बन जाएगी, तो इस तरीके से चल जाएगा। तो कुल मिला के गठबंधन इस तरीके से चलता है। लेकिन क्या इस गठबंधन के बनने में सब
पॉजिटिव पॉइंट ही होते हैं या कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव में तो देखिए गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, और क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म हो गई तो दोबारा इलेक्शन नहीं कराना पड़ा, तो ज़बरदस्ती का जो एक्सपेंसेस वगैरह थे, खर्च वगैरह थे, वो कंट्रोल हो गए। लेकिन कुछ समझने वाली बात, अब मान लीजिए इस बड़ी पार्टी के पास 150 सीट्स हैं, ठीक है, 150 सीट्स हैं और मेजॉरिटी जो नंबर है वो है 200। तो अब 50 सीटें कहाँ से ला रहा है? 50 सीटें अपने छोटे छोटे दलों से ले आ रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 पार्टीज़ मिल गई। इनके पास कुछ नंबर है, मान लीजिए 8 है, 7, 8, 7, 15 हो गया, इनके पास 25 हो गया, इनके पास 4 हो गया, 34 हो गया, ये 6 है, 40 हो गया, इनके पास 10 है, इनके पास भी हो गए 50। अब हमको मेजॉरिटी बन गई, गवर्नमेंट बन गई। लेकिन अब समस्या क्या आएगी? जो ये 6 दे रहे हैं अपना समर्थन, ये क्या कहेंगे? ये अपने पसंद का पोर्टफोलियो मांगेंगे मिनिस्ट्री में अपने पसंद का पोर्टफोलियो मांगेंगे कि हाँ भैया यहाँ पर ज़्यादा पैसा आता है, वहाँ पर हम लेंगे। ये अपना डिमांड रखेंगे, ये अपना एक तो मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो, सब जो प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर का अपना एक विवेक होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं रह गया, यहाँ पर डिमांड जनरेटेड हो गया। क्योंकि भैया अगर आपको सरकार बनानी है तो हमारी बात माननी पड़ेगी। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? अब कहीं पे डिसीजन लेना है, ठीक है, अब ये डिसीजन लेना है तो अब हर पार्टी की अपनी अलग थिंकिंग होती है, हर पार्टी की अपनी वैचारिक विचारधारा अलग रहती है। अब मान लीजिए कोई तमिलनाडु की पार्टी है जो समर्थन दी हुई है और एक बिहार की पार्टी है। तमिलनाडु के अपने फंडे होंगे, बिहार की पार्टी के अपने होंगे। कभी ऐसा होगा कोई डिसीजन लेने होगा जो तमिलनाडु को ज़्यादा फेवर कर रहा होगा तो बिहार की पार्टी उसका अपोज करने लगेगी। कभी बिहार की पार्टी को ज़्यादा फेवर मिलेगा तो तमिलनाडु की पार्टी अपोज करने लगेगी। तो इस तरीके की समस्याएं भी इसमें आ जाती हैं कि डिसीज़न मेकिंग बहुत टफ हो जाता है। डिसीज़न मेकिंग क्या होगा? बहुत ही टफ हो जाएगा। अब डिसीज़न मेकिंग जब इतना टफ हो गया तो सरकार कैसे डिसीजन लेगी, कैसे आगे चलेगी? तो कुल मिला के जो पॉलिसी होती, जो जनता तक योजनाएं पहुंचनी होती हैं, उसमें भी होने का लगता है क्या, डिले। और फिर ओवरऑल सरकार की जो छवि होती है वो धूमिल होने लगती है। दूसरी बात और क्या होती है? करप्शन। अब छोटी पार्टियां कुछ दिनों के लिए आई हैं तो अब उनको लगता है कि भैया बस ले लो, अभी मौका है, अगली बार क्या हो ना कल हो ना हो, ठीक है। तो कल हो ना हो के चक्कर में ये आज सारे कुछ करने में लग जाते हैं, तो करप्शन को बढ़ावा मिल जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। जैसे जब अटल बिहारी जी की सरकार थी तो कहते थे कि वो अपने पॉकेट में ही इस्तीफ़ा लेके चलते थे कि जब भी कोई ड्रामा करे तो बस हम कह देंगे कि हम रिज़ाइन देने जा रहे हैं। तो इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं कि जब भी गठबंधन की सरकार होती है वो इस तरीके से। अब एक गठबंधन और होता है, मान लीजिए सब मिलके 180 तक पहुंच गए और 20 सीटें फिर भी बच रही हैं, तो कोई एक पार्टी क्या कहेगी कि भैया हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। बाहर से समर्थन देंगे मतलब हम आपकी सरकार में शामिल नहीं होंगे, हमको मिनिस्ट्री वगैरह नहीं चाहिए। अब ये भी एक बहुत बड़ी चाल होती है। बाहर से समर्थन दे रहे हैं मतलब सरकार में तो आ गए, अपने पसंद के सारे काम तो करवाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ आया जो लोग अपोज करे, पब्लिक अपोज करे, इनके यहाँ की पार्टी हो वहाँ के लोग अपोज करें, तो ये तुरंत ही क्या करेंगे, कहेंगे भैया ये हमारा तो था ही नहीं, ये तो अलग पार्टी, दूसरी पार्टी का था डिमांड, हम इस बात पे अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, हाईली अनस्टेबल बना देते हैं। किसको? गवर्नमेंट को हाईली अनस्टेबल बना देते हैं गवर्नमेंट को। तो एक ये समस्या भी आ जाती है, ये एक समस्या भी इसमें आ गई कि गवर्नमेंट कभी स्टेबल रह ही नहीं पाती। और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक अपने मतलब की गवर्नमेंट केवल यहाँ पर फॉर्म होती है। अब दूसरा, फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जब बात की जाती है तो वो तभी हो पाता है जब एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग हो, उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो। तो यहाँ पर इतना डिसीजन मेकिंग में जब डिस्प्यूट हो रहा है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फॉरेन कंपनियाँ आने में डरेंगी, तो ओवरऑल इकॉनमी और ग्रोथ वगैरह भी क्या होगा, डाउनवर्ड में जाएगा। और यही कारण है कि 1990 से लेकर 2014 तक में हमारे यहाँ बहुत ही समस्याओं का सामना हमको करना पड़ा।
मोदी जी के आने के बाद कुछ हुआ ना हुआ हो, लेकिन आप देखते हैं कि हमारी पॉलिसी मेकिंग सुधर गई है, हमारी फॉरेन रिलेशन सुधर गए। तो उसका एक बड़ा कारण क्या है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनको क्या आ गया है, अब एक कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि यहाँ पर उनको ये पता है कि उनको एक बार डिसीजन जो होगा वो फाइनल रहेगा। लोग अपोज कर कितना भी करें, लेकिन उसका डिसीजन का फाइनल जो आउटपुट है उस पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इससे देश में सबसे इसलिए स्टेबिलिटी वाली गवर्नमेंट हमेशा प्रेफर की जाती है। ठीक, तो एक ये कहानी हो गई। तो जब इतना अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा तो क्या उसमें प्राइम मिनिस्टर कभी खुल के डिसीजन कोई ले पाएगा? क्या प्राइम मिनिस्टर कभी उसमें खुल के डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। वो कुछ कहेगा, मंत्रिपरिषद कुछ कहेगी, अलग अलग पार्टी के लोग कुछ कहेंगे। जैसे अब महाराष्ट्र में ले लीजिए, अभी उद्धव ठाकरे सीएम हैं, लेकिन जितने भी आप पोर्टफोलियो देख लीजिए, जितने भी रूरल वाले हो गए, चाहे डेवलपमेंट की कोई भी हो जाए, वो सारे के सारे एनसीपी के पास में है। सारे 4-5 मेजर मिनिस्ट्री जो है एनसीपी के पास है। तो कहने को तो यहाँ पे उद्धव ठाकरे सीएम है, लेकिन जो ओवरऑल मिनिस्ट्री चला रही है वो एनसीपी चला रही है, जो इंपॉर्टेंट वाले सारे हैं, सिग्निफिकेंस वाले हैं। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे भले सामने से चेहरा एक दिख रहा है, लेकिन काम यहाँ से चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या डिनोट करती हैं कि एक पीएम या सीएम जब भी गठबंधन में रहते हैं वो फुल फ्लो में कभी भी फंक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब उनका डिसीजन मेकिंग फास्ट नहीं रहेगा, उनकी पॉलिसी मेकिंग फास्ट नहीं रहेगी। तब क्या होता है, इसी का फ़ायदा कौन उठाता है? इसी का फ़ायदा फिर प्रेसिडेंट उठाते हैं। नॉर्मली जो प्रेसिडेंट क्या रहता है, एक रबर स्टैम्प की तरह से हम कहते हैं रहता है, वो थोड़ा पावरफुल हो जाता है। वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब के.आर. नारायण ने राष्ट्रपति शासन लगाने से सीधे मना कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। तो क्वेश्चन कौन करना शुरू कर देता है? प्रेसिडेंट हर एक बात पे प्रश्न उठता है। कोई पॉलिसी आ रही है, जो संसद के संयुक्त सत्र के भाषण होते हैं वो गवर्नमेंट देती है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट बताती है क्या क्या बोलना है, लेकिन प्रेसिडेंट उसमें अपने पॉइंट भी ऐड कर देते हैं। प्रेसिडेंट के क्या होते हैं, फॉरेन ट्रिप्स बढ़ जाते हैं, और एक तरीके से प्रेसिडेंट की पावर जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। किसमें इंक्रीज़ कर जाती है? जिस समय एक गठबंधन की सरकार चल रही होती है, ये समस्याएं देखने को आती हैं। तो यहाँ पे राइटअप जो है, अभी जितना हमने आपको समझाया वही चीज़ है। इसमें एक बड़ा घटक दल होता है, एक मेजर पार्टी होती है, दूसरे छोटे छोटे कई पार्टीज़ होती हैं, और इस तरीके से इसमें जब छोटी छोटी कई सारे सेंटर ऑफ पावर कई सारे हो जाएंगे, सेंटर ऑफ पावर बहुत सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहता है कहानी। बाहर से समर्थन जब आवश्यकता होगी तब हट जाएंगे, जब अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ नहीं है, कोई भी अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, बस जब तक फ़ायदा मिल रहा है तब तक काम हो रहा है, जैसे हमारा काम ख़त्म वैसे ही। ठीक है, ये सारा कुछ आपको लेक्चर प्रेपलर्न एडू सेंटर पे अवेलेबल है, एक बार वहाँ पर भी विज़िट कर लीजिएगा। लेकिन ये 500 के पेड चैनल है। ठीक है, पेड ये आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर हर समय अवेलेबल है, जब भी आप देखना चाहें लाइव रिकॉर्डेड सब वहाँ पे अवेलेबल रहता है। ठीक, तो इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर देखने को आपको मिलती हैं। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों की अगर हम बात करते हैं यहीं पर, तो राष्ट्रपति संघीय व्यवस्था में अधिक सक्रिय हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अभी हमने यही बात की। पीएम अब सेंटर ऑफ पावर में नहीं रह जाते हैं। ठीक है, पीएम जैसे अदर मिनिस्टर जो होते हैं अलग अलग पार्टी के, वो भी बहुत ही मजबूत आ जाते हैं। राष्ट्रपति अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बार बार समय समय पर रखने लगते हैं। उनकी फॉरेन जो विजिट्स होती है वो बढ़ जाती है। जैसे किसी की नियुक्ति करनी है, राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, गवर्नर की, किसी और की नियुक्ति करनी है, इन सब चीज़ों में भी उनका रोल क्या होता है, प्रेसिडेंट का कहीं ज़्यादा हो जाता है। और प्रधानमंत्री जो पहले एड एंड एडवाइस अपनी देते थे वो बाध्यकारी भले होती है, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति धीरे से क्वेश्चन मार्क उठाना शुरू कर देता है, सैन्य मामलों में अधिक हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर जब भी गठबंधन की राजनीति होती है, गठबंधन की सरकार होती है, उस समय प्रधानमंत्री की स्थिति कमज़ोर हो जाती है और राष्ट्रपति की स्थिति मजबूत हो जाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमने कब दिए थे आपको, जिस समय हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का
एक इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल जिस समय जो प्रधानमंत्री था उनके समक्ष जो राष्ट्रपति थे उनके रिलेशंस को जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, उन सारे एग्जाम्पल्स को भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी इस तरीके के गठबंधन की राजनीति देश को किस तरह से प्रभावित करती है, या कोalition की गवर्नमेंट के बारे में कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मेंस में, तो अब आपके पास पूरा कंटेंट है जो आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे 150 वर्ड में क्वेश्चन आ जाए चाहे 250 वर्ड में आ जाए, आप एक क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारा पार्ट तो कंप्लीट होता है आज का लेक्चर का। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अभी हमने कहा था कि प्रधानमंत्री को सलाह एवं सहायता देने के लिए कौन होता है? प्रधानमंत्री को सलाह एवं सहायता देती है मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री को जब सलाह दी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सलाह दे रही है, तो वो क्या है? बाध्यकारी है कि उसको मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार रिटर्न करेगा, लेकिन दोबारा भेज दिया तो मानना ही पड़ेगा। तो क्या ये सही बात है? उसको मानना चाहिए, बाध्यकारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो कुछ पॉइंट तो आपको इसके पॉजिटिव फेवर में देने चाहिए कि हाँ भाई बाध्यकारी होना चाहिए, कुछ पॉइंट आपको इसके अगेंस्ट में देने पड़ेंगे कि नहीं भाई बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। जब भी आंसर आता है तो आंसर इसी तरीके से लिखा जाता है, कुछ फेवर में कुछ अपोज में, और उसके बाद में कंक्लूज़न आपको इस तरीके से देना है जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है। आप प्रेजेंट सिस्टम पे ज़रूर से ज़्यादा क्वेश्चन मत उठाइएगा, क्योंकि आपको सेलेक्ट होके उसी सिस्टम में जाना है, और इतने आप आंसर में सिस्टम पे क्वेश्चन ही उठाने लगेंगे तो भैया कहेगा कि भैया इसके मन में पहले से इतना इस सिस्टम को लेकर निगेटिविटी है, तो हमारे साथ में आके क्या काम करेगा। तो वहीं पे आंसर थोड़े से आपके मार्क्स जो होते हैं वो कम। इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि अपोज नहीं करेंगे, जो निगेटिव पॉइंट्स हैं उसको रखिए ज़रूर। ठीक है, नहीं रखेंगे तो भी कि भाई ये तो केवल लब ही कर रहा है, मतलब जो पॉजिटिव वाली बात है वही, अपोज वाली जो बात है वो कर ही नहीं रहा है, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। दोनों में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है आंसर राइटिंग में। ठीक है।